एक पॉइंट दिख रहा होगा, उसमें लिखा है चले राम राज्य की ओर अभियान, और उसके बाद वाला पॉइंट दिख रहा होगा आपको इंदिरा ज्योति अभियान। वैसे तो मेरा आग्रह है कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद में यदि कोई सवाल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कीजिएगा। मैं संक्षेप में अपनी बात को रख रहा हूँ। दरअसल मैं अध्ययन काल से ही इंदिरा जी के कार्यों एवं विचारों से बहुत अधिक प्रभावित रहा हूँ और मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है। हालांकि मीडिया में देश के नामी अखबारों के संपादक पद पर रहा हूँ और 30 किताबें लिख चुका हूँ, लेकिन विचारधारा विशेष के कारण मैं अपने आप को इंदिरावादी बताता रहा हूँ। दरअसल श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल को या उनकी जिजीविका को बारीकी से अगर हम पढ़ते हैं तो उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके द्वारा जो विचार उस समय प्रस्तुत किए गए हैं, वे सब के सब आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और वर्तमान दौर में उत्पन्न हालातों के बीच भी ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करने हेतु कारगर है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने समता, समानता, सम्यक विकास, देश का सम्मान व देशवासियों का स्वाभिमान, ये पंचस नीति थी उनकी। इसके तहत बड़े ही ठोस कार्य किए। उस समय भी चंद पूंजीपतियों के नियंत्रण में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैद थी। बैंक और बीमा चंद पूंजीपतियों के हाथों में थे, और तो और प्रमुख खनिजों की खदानों पर भी उन पूंजीपतियों का ही आधिपत्य था। उन्होंने बैंकों का, बीमा कंपनियों का, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया और देश में समानता के लिए बने हुए संविधान को लागू होते हुए भी सवाल पैदा करने वाली जो एक व्यवस्था बनी हुई थी कोविनेंट मर्जर के बाद, वह थी पूर्व राजा महाराजाओं को राज भत्ते के रूप में एक बड़ी राशि दी जाती थी। वो देश के कुल बजट की 28.13% थी। उससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। दूसरी चीज ये थी कि राजा महाराजाओं को देश स्वतंत्र होने के बाद भी असीमित अधिकार दिए गए थे। एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम दोहरी शासन व्यवस्था में चल रहे थे। जो रियासत के क्षेत्र थे वहाँ के लोग भलीभांति जानते, उनकी सत्ता को बनाए रखा गया था। उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए जनता दो भागों में बट रही थी, परेशान हो गई। तो उन्होंने वो विशेषाधिकार समाप्त किए, प्रीवी पर्स समाप्त किए, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। और तो और कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग थे जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते थे और वे पूंजीपतियों के बल पर चल रहे थे और राजा महाराजाओं के इशारे पर चलना उनकी प्रवृत्ति थी या मजबूरी थी। उन लोगों ने पार्टी का विभाजन तक कर दिया और तो और इंदिरा जी को पार्टी से निकालने की बात कर दी। और इंदिरा जी ने समता, समानता, सम्यक विकास, देश का सम्मान और देशवासियों के स्वाभिमान की बात अन्य पार्टियों के सामने भी रखी और वे पार्टियां जो कांग्रेस के साथ कभी आने की उम्मीद जिनकी नहीं थी, वो साथ में आए, सहयोग दिए और सरकार चली। और उस समय में इतने कठोर निर्णय लिए गए। उसके बाद 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आ रही असली कांग्रेस के रूप में सामने आई। 1971 में, बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 10 मिनट में ही मेरी बात खत्म करूंगा। 1971 में जब श्रीमती इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा, उस समय की एक कहानी मैं बताना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी आज के समय की जैसे नहीं, वो विपक्ष वाले हम क्यों बात करें।
आदरणीय राहुल गांधी जी कई बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, देश हित में अत्यंत अनिवार्य है, वहाँ सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन ये इनको सुनना नहीं है तो नहीं सुनेंगे, अनसुनी कर देंगे। लेकिन तब ऐसा नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आरएसएस के सरसंचालक से बात करने की इच्छा जाहिर की, क्यों ना उनसे पाकिस्तान के साथ दो हाथ करने के पहले चर्चा कर ली जाए। तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद की और उनसे कहा कि सेना का प्लेन और हॉटलाइन फोन की व्यवस्था हम कर दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आरएसएस मुख्यालय जाएं और गुरु जी से मेरी बात कराएं। अटल जी गए और अटल जी ने जब इंदिरा जी से बात कराई, गुरु गोलवलकर एकदम प्रसन्न हो उठे और उन्होंने कहा, ये तुम ही कर सकती हो, तुम दुर्गा की अवतार हो। ये शब्द गुरु गोलवलकर जी के थे। बाद में उन शब्दों को जब पाक दो टुकड़ों में बटा तो उस सफलता के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुरु गोलवलकर जी की बात दोहराई और आज भी लोग ये जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा की अवतार कहा था। एक बात बहुत अच्छी है, उस समय जिनकी उम्र 70, 75 या 80 के आसपास है वो भली भांति जानते हैं, जैसे ही दुर्गा की अवतार वाली बात आम लोगों तक पहुंची तो सचमुच लोगों ने यह मान लिया कि इंदिरा जी दुर्गा की अवतार ही है और ये भाव लोगों के मन में बन गए। पोखरण में परमाणु परीक्षण के पहले बहुत धमकी भारत को दी गई और तो अमेरिका में इंदिरा जी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। वहां के राष्ट्रपति निक्सन ने उन्हें इंतजार करा दिया कुछ देर तक, व्यवहार ठीक नहीं था। इंदिरा जी ने उनकी धमकी की परवाह नहीं की और पोखरण में परमाणु परीक्षण कर यह बता दी पूरे विश्व के सामने कि भारत सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर। आज के जैसे नहीं कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कह दे कि भैया बस हो गया रोक दो, तो यहां पर प्रधानमंत्री जी बोले जी ऐसा नहीं। तो अब हुआ क्या, हमें कहने में कतई संकोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन एक बार हो चुका था, फिर भी कुछ ऐसे लोग घुसे हुए थे जो आरएसएस और अन्य भिन्न भिन्न विचारधारा के जो लोग थे, जिनकी विचारधारा जाती थी कि महिला का नेतृत्व हर हालत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उन सब के साथ में मिले हुए थे और अमेरिका के इशारे पर कुछ लोग देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई थी। जो मीसा कानून की बात की जाती है, मीसा कानून 1971 में लागू किया गया था। ऐसा ही कानून सभी देशों में लागू किया जाता है जब सीमा पर युद्ध की स्थिति होती है। उसी प्रकार डीआईआर कानून की जो बात की जाती है, वो डीआईआर कानून भारत रक्षा अधिनियम या नियम भी जब सीमा पर युद्ध चल रहा था तब देश के आंतरिक स्थिति में असुरक्षा की भाव कहीं पैदा न हो, अस्थिरता पैदा न हो, इसीलिए लागू किया गया। जब देखा गया कि परमाणु परीक्षण के बाद में देश में कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, इसलिए छात्र आंदोलन खड़े किए गए बेरोजगारी के नाम पर, जबकि बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। कोई परसेंट गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब निजी क्षेत्र की कंपनियों का सरकारीकरण किया गया तो जितने कर्मचारियों की आवश्यकता थी उतने योग्य कर्मचारी मिल नहीं रहे थे, घर से ढूंढ कर बुला कर नौकरी दी जा रही। तो बेरोजगारी की बात गलत। भ्रष्टाचार के एक दो उदाहरण, कहीं पंजाब का एक उदाहरण मिल गया था, बस वो पंजाब के उदाहरण को लेकर के इतना हल्ला मचाया गया कि पूरे देश में बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। और वह दरअसल अमेरिका के इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश चल रही थी। और मैं तो पूरे देश में हर प्रदेश की राजधानियों में जाकर पत्रकार वार्ता कर चुका हूं और मैंने भाजपा वालों को चुनौती दिया है कि मैं हर बात का जवाब देने तैयार हूं, मौजूद हूं, अगर है हिम्मत तो सामने आए। आपातकाल उस समय इंदिरा जी ने लागू की थी, उस समय की आवश्यकता थी। और ये जो कहते हैं कि इंदिरा जी ने आपातकाल लागू करके देश के संविधान की हत्या कर दी थी, मैं तो कहता हूं
स्पष्ट शब्दों में कोई कानून अगर मुझ पर कार्रवाई करना हो तो कर दे। मूर्ख लोग ये मानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू की थी। कोई बुद्धिमान इस बात को नहीं मान सकता। संविधान कालजयी है और जिस प्रकार धार्मिक आस्था हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति है, उससे भी कई अधिक आस्था हमारे संविधान के प्रति। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में देश में अस्थिरता पैदा होने की आशंका अगर बनती है तब इस स्थिति में आपातकाल लागू करने के प्रावधान दिए गए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बकायदा मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति जी के पास सिफारिश भेजी और राष्ट्रपति जी ने आपातकाल लागू करने संबंधी आदेश जारी किया। तो ये बात बिल्कुल गलत है और इस बात का हर कांग्रेसी को विरोध करना चाहिए। जो मूल कांग्रेसी है वो विरोध करेगा और वो कांग्रेसी जो रेत में डूबा हुआ होगा, जो शराब का कारोबारी होगा, वो बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में बहुत सारी एजेंसियां, कितने का नाम लूं मेरे को पता नहीं है, अगर इनने गड़बड़ किया तो गई शराब गई रेत, ये हालात बने हुए हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की जो आज वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसके निराकरण का फार्मूला उसी समय दे दी थी। हम उसी को ध्यान में रखते हुए समयक अभियान के 9 मुद्दे हमने तैयार किया है। इन 9 मुद्दों की जानकारी आपके पास दे दी गई है। सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि रिटायरमेंट यदि 2 साल भी बढ़ा दी जाती तो उस गैप में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाती। इसको घटा कर पुनः 58 कर देते जो पहले थी तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्तियां करवाने वाली सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के अरमानों की हत्यारी है। यह हत्या कर रही है अरमानों। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इसके लिए सामने आके लड़ना चाहिए और हम युवाओं को संगठित करने के लिए निकलेंगे। यह अत्यंत अनिवार्य है कि आउटसोर्सिंग प्रणाली से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः रुक जाए। तीसरी चीज, भारत में सन 1948 में ही श्रमिकों के लिए कानून बना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। उसके 11 साल बाद प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए और उन्होंने कहा साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, इससे हमको कम मजदूरी मिल रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मजदूर नहीं है। न्यायालय ने कहा आप मजदूर नहीं है, मजदूर की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए ये कानून आप पे लागू नहीं होता। विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जिसमें 12 स्लैब बनाए गए न्यूनतम वेतन अधिनियम के और उसके तहत जनरल मजदूर से लेकर जनरल मैनेजर तक के स्लैब तय हैं। भारत में ऐसा नहीं है। शिक्षित बेरोजगार बेचारा बना हुआ है। एक मजदूर को जितना वेतन मिलता है, जितना पारिश्रमिक मिलता है, उससे भी कम वेतन में एक इंजीनियर काम करने के लिए मजबूर है। इसलिए सरकारी विभाग में भिन्न भिन्न ग्रेड का विश्लेषण करते हुए उसी के अनुपात में निजी क्षेत्र के लिए भी न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात, सन 2020 में कोरोना आया। वो कोरोना सबके लिए आफत लेके आया, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार के लिए उपहार लेके आया। कैसे उपहार? वो तो अब अस्पतालों की कमाई की बात नहीं करना चाहता मैं, ये बेकार की बातें कम करता हूं। कैसे उपहार? इधर कोरोना केरल में आया था और फैलते जा रहा था और इधर कुछ चीन के उद्योग बंद हुए थे, कई दूसरे देशों के भी। तो उन देशों के उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों की मीटिंग प्रधानमंत्री महोदय ने बुलवाई और उनसे पूछा कि भाई हमारे यहाँ पे निवेश करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी का प्रावधान था, आपके यहाँ पर 8 घंटे BR अम्बेडकर जी ने कर दिया था, आप पुनः उसको 12 घंटे कर दीजिए तो हम आपके आ जाएंगे। हमारे बड़े दिल वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा तथा कर दिए 12 घंटे। मजदूर परेशान होंगे तो होने दो, कर्मचारी परेशान होंगे तो होने दो, और युवा अरे वो परेशान होंगे तभी तो हम सरकार बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के समान 12 घंटे की शिफ्ट दी। श्रम कानून जो कर्मचारियों के हित में थे, जिसके कारण में रिकग्निशन एक्ट था ट्रेड यूनियंस का, और इसी कर्मचारी को अगर कोई नौकरी से निकालता तो वो तत्काल उस श्रमिक यूनियन के पास जाता और वो न्यायालय में जा सकता था और उसके आधार पर
उसको नौकरी से निकालना कठिन था। उनने वो सारे श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया, निलंबित क्या अब तक रुके ही नहीं। तो इससे बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी। ये महत्वपूर्ण 4 मुद्दे युवाओं के थे। हमने बहुत बड़े गर्व की बात भी नहीं कह सकता, तो इसको भी लेकर लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। दरअसल बारीक अध्ययन हमने किया था। ये ओबीसी का मुद्दा चल रहा था कि भाई ये ओबीसी को 27% आरक्षण की बात आई, लोग न्यायालय चले गए, इनको क्या होना चाहिए। तो मैंने बारीक अध्ययन किया कि इंदिरा जी किस टाइप की समानता चाहती थी, और बाद में राजीव जी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कहते हुए नकारा था। ये लोग कहते हैं ना कि राजीव जी हर हालत में ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। दूसरी बात ये कहते हैं कि ओबीसी के लिए मंडल आयोग इनने बनाया, ठीक है इनने बनाया, लेकिन उसकी पूरी फाइनल रूपरेखा 1974 में इंदिरा जी के शासनकाल में बन चुकी थी। बात यह आई कि मध्य प्रदेश में यदि 50% से अधिक ओबीसी वर्ग है तो उनको उनके अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कैसे, ये जाति का आंकड़ा कैसे निकलेगा, जबकि 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। 1941 में जातिगत जनगणना नहीं हो पाई, आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए थे, और तब से लगातार रोक लगी थी। ब्रिटिश काल में रोक लगी। ये दुष्प्रचार करते हैं। कांग्रेस के शासन काल में जातिगत जनगणना पे रोक लगा था। मैंने किसी भाजपा के नेता को ये भी कहते हुए सुना, मैंने बोला ये महामूर्ख है, इसको पता ही नहीं। 1941 में ब्रिटिश शासन काल में ही जातिगत जनगणना पर रोक लग गई। तो हमने 2 मई 2022 को जब सम्यक अभियान की शुरुआत किया तो उसी दिन से जातिगत जनगणना की बात रखी। लेकिन अब मैं आपके उस कालम की ओर जाना चाहता हूं जिसमें चले रामराज्य की ओर लिखा हुआ है। उससे पहले थोड़ी सी एक बात, तो जातिगत जनगणना की हमने बात उस समय रखी थी, वो जातिगत जनगणना हमने समानता के सिस्टम के लिए रखी थी बात, और उसी में हमने एक चीज दिखा है आपके सामने में है कि एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण होना चाहिए। किसी भी वर्ग की कितनी आबादी है, अगर 50% आबादी ओबीसी की है तो उसमें से 10% कम हो जाएगा, 5% कम हो जाए, वो छोड़ दिया एक्सीलेंस के लिए। तो एक्सीलेंस कैटेगरी वालों को वर्ग रहित 10% आरक्षण मिलेगा, मतलब कोई अनिवार्य नहीं वर्ग। अर्हकारी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वालों को प्राथमिकता मिलेगी, ये बात वहां पर थी। उसके बाद में आया हमने कि ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात रखे, जो लोहार है, ढीमर है, माझी है, विश्वकर्मा है, ये अपना पाल है, ऐसे कुछ समाज है जो पिछड़ा वर्ग से भी अधिक पिछड़े हैं, इनको अलग कैटेगरी में रखी जाए। और एक बात अभी शर्मा जी जो बता ही रहे थे कि ये जो जाति प्रमाण पत्र का मामला है, इसमें डोमिसाइल नीति रखी गई है कि जो जहाँ का है वहीं पर उसको जाति का लाभ मिलेगा। अगर वो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चले गया तो उसको जाति का लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारे महू में कार्यक्रम हुआ था, और महू में हमारे खड़गे साहब ने जब बोल दिया कि यहाँ महार समाज को आरक्षण नहीं है, हमारी सरकार बनेगी तो महार समाज को आरक्षण देगी, तो बड़ा हल्ला मचा। दरअसल ये बात नहीं थी। अंबेडकर जी के समाज वाले बहुत सारे लोग भोपाल में आके बहुत पहले से बसे हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ का प्रमाण पत्र नहीं बनाया। बाद में देश स्वतंत्र होने के बाद भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और आज भी वे बहुत ही गरीब हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में गिने जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में महार समाज अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है, लेकिन उनका प्रमाण पत्र भोपाल का नहीं है। 50 साल पहले का भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और तो शादी होती है कि उत्तर प्रदेश की एक ओबीसी वर्ग की लड़की यहाँ इंदौर में मांग ली जाती है, तो इंदौर में आने के बाद में पति ओबीसी में सजाती शादी में दूसरे जाति की नहीं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, लेकिन वो यहाँ आके पति की जाति उसमें होती है और उसकी जाति दूसरे में हो जाती है। तो इसलिए हमने ये बात को जोड़ा है। और एक बात आती है, राजा महाराजाओं की बात आती है, तो बहुत सारे ट्रस्ट और आदि सब बन गए हैं, इसलिए हमने बोला और जितना कर्ज मध्य प्रदेश पर है या देश पर है, मेरे को लगता है कि राजा महाराजाओं की सारी संपत्ति को अगर सरकारी कर दिया जाए तो हमारी समस्या का निदान हो सके। इन सारी बातों को लेकर के हमने ये अभियान चलाया है, और इंदिरा ज्योति अभियान 4 वर्षीय प्लान है हमारा, 4 वर्ष तक चलेगा। इंदिरा ज्योति डिजाइन की गई है, इसको हर घर हर द्वार तक पहुँचाना है। और इस अभियान में गति पकड़ी हमारे सम्मानित कृषि शर्मा जी के प्रदेश प्रभारी बनकर आने के बाद में, और बाकायदा इसका संगठन तैयार किया गया है। हर जिले में जिला समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ दिलीप ठक्कर जी जो है इसके
जिला समन्वयक हैं, इन्हें अपनी 13 सदस्यीय एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनानी है। इसके बाद में हर ब्लॉक में भी एक समन्वयक बनाएंगे, वो भी 11-11 सदस्यीय अपनी कमेटी बनाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा प्रचार अंतिम छोर तक जाएगा। छात्रों को इसमें जोड़ा जा रहा है, किसानों को जोड़ा जा रहा है। किसानों के लिए जो है हमने एक अलग फार्मूला निकाला है कृषि क्रांति के लिए, कुछ बातों को भी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब इस अभियान के साथ हैं और ये अभियान कांग्रेस पार्टी का अभियान है। हम कांग्रेस पार्टी के अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद।